हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का वो फिर से टॉप 20 एमसीक्यूज होने वाले हैं और इस बार हमने चैप्टर जो चूज किया है वो किया है केमिकल काइनेटिक्स। इससे पहले मैंने आप लोगों को कोऑर्डिनेशन के, सोल्यूशन के एंड ये आपके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के 20 एमसीक्यूज वाली सीरीज करा दी है। आज ये फोर्थ सीरीज है जिसमें हम लोगों ने क्या देखना है, केमिकल काइनेटिक्स के टॉप 20 एमसीक्यूज। ठीक है, अगर आप लोगों ने अब तक भी वो वाले पार्ट नहीं देखे तो जाके देख लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, कोई भी वीडियो मिस मत करना क्योंकि ये चीज आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल हो जाएगी आगे जब आप अपने बोर्ड के एग्जाम देने जाओगे भी 2025 में। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो बिना टाइम को वेस्ट किए। तो देखो, सबसे पहले कि फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, आपके पास एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो आपको चूज कर लेनी है करेक्ट यूनिट। क्या निकालनी है? करेक्ट यूनिट निकालनी है रेट कांस्टेंट की। तो जब भी आपको किसी भी ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट निकालनी है तो मैं आपको एक जनरल सा फॉर्मूला बता देती हूँ जो कि क्या होता है, मोल की पावर 1 माइनस एन लीटर एन माइनस 1 सेकेंड का इनवर्स। बस आप लोग इस फॉर्मूले को याद रखो, ये जनरल फॉर्मूला है किसी भी ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, अगर एन की वैल्यू मैं पुट कर दूं यहाँ पे 0, कितनी देखो, अगर मैं यहाँ पे एन की वैल्यू 0 रखूं तो मोल यहाँ पे 0 रखूं, लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स किसके लिए था, ये एन की वैल्यू 0 के लिए। अब अगर मैं एन की वैल्यू 1 के लिए, किसके लिए, अब अगर मैं एन की वैल्यू 1 के लिए निकालूं तो यहाँ पे आप 1 रखो तो मोल की पावर 0, लीटर की पावर 0, सेकंड इनवर्स। तो ये तो फर्स्ट 1 ही हो जाएगा, मतलब ओवरऑल वैल्यू बस कितना आएगा, सेकंड इनवर्स। ठीक है, अब ऐसे अगर मैं एन की वैल्यू 2 के लिए वैल्यूज फाइंड आउट करूं तो यहाँ पे एन की वैल्यू 2 रखना, कितना आएगा, 1 माइनस 2 इज -1, मतलब मोल इनवर्स कितना आ जाएगा, मोल इनवर्स लीटर 2 माइनस 1 लीटर और सेकंड इनवर्स। ठीक है, अब आप लोग खुद देखो कि मैंने इस जनरल फॉर्मूले से एन की वैल्यू 0, एन की वैल्यू 1 और एन की वैल्यू 2 के लिए क्या निकाल दी, रेट कांस्टेंट की यूनिट निकाल दी। ऐसे ही आप 3, 4 किसी भी ऑर्डर के लिए पूछते हो तो इजीली आप रेट कांस्टेंट की वैल्यू को फाइंड आउट कर लोगे। तो रखना क्या है, आपको सिर्फ इस फॉर्मूले को याद रखना है। आई बात समझ में? अब पूछा क्या है यहाँ पे, फर्स्ट ऑर्डर, तो फर्स्ट ऑर्डर की हमने निकाली कितनी, सेकंड इनवर्स, मतलब करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, बी वाला। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, बी वाला, जिसकी वैल्यू कितनी है, सेकंड इनवर्स। बताओ, इतनी सी बात आप लोगों को मेरे समझ में आई क्या? ठीक है, तो फर्स्ट का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी वाला। अब एक टाइप का ये क्वेश्चन हमने इस जनरल फॉर्मूले से सीख लिया, ठीक है, जो कि क्या था, ये था। उसके बाद अब आप आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे, जिसमें क्या पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। कौन से स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। ठीक है, मोलिकुलरिटी ऑफ अ रिएक्शन कैन बी 0 और फ्रैक्शन, बिल्कुल गलत बात है। मोलिकुलरिटी किसी भी रिएक्शन की ना तो 0 होती ना तो फ्रैक्शन होती, ऑर्डर हो सकता है 0 भी और फ्रैक्शन भी। तो ये बात ऑर्डर के लिए कही गई है, मोलिकुलरिटी के लिए नहीं। दूसरी, मोलिकुलरिटी हैज नो मीनिंग फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस, ये बात बिल्कुल ठीक है, मोलिकुलरिटी का कोई मतलब नहीं होता कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के लिए। मोलिकुलरिटी जो होती है वो एप्लीकेबल होती है किसके लिए, एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए। किसके लिए एप्लीकेबल होती है, एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए। फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इट हैज नो मीनिंग। तो बिल्कुल सही है सेकंड का कौन सा ऑप्शन, बी वाला। फिर एक बार आगे भी देख लो, मोलिकुलरिटी ऑफ अ रिएक्शन इज एन एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी, बिल्कुल गलत है, ये एक्सपेरिमेंटल नहीं होती है, ये थ्योरेटिकल क्वांटिटी होती है। कैसी होती है, थ्योरेटिकल। ठीक है, थ्योरेटिकल वैल्यू होती है मोलिकुलरिटी, ना कि एक्सपेरिमेंटल। फोर्थ देखो, रिएक्शन विद मोलिकुलरिटी 3 आर वेरी रेयर बट आर फास्ट, बिल्कुल गलत है। मोलिकुलरिटी रिएक्शन की किसी की भी 3 रेयर होना और फास्ट होना ऐसा कुछ नहीं होता। मोलिकुलरिटी 0 से आगे फिर कितनी भी हो सकती है, मतलब 2, 3, 4। ठीक है, और ये बोलना कि वो फास्ट है, ऐसा भी कुछ ऐसा नहीं है कि वो फास्ट है। ठीक है, तो 2 का सिर्फ करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बस बी वाला। आई बात समझ? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखो कि फॉर द रिएक्शन 3A to 2B द रेट ऑफ द रिएक्शन dB by dt इज इक्वल्स टू, 3A से जा रहे हैं 2B तक और आपको रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है dB by dt, वो किसके बराबर हो जाएगा। तो एक चीज याद, अगर आप लोगों ने केमिकल काइनेटिक्स में एक चीज पढ़ी है कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट इक्वल्स टू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट, एक चीज पढ़ी होगी कि रेट ऑफ किसका रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट इक्वल्स टू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट। अब रिएक्टेंट है ये, इसका रेट ऑफ डिसअपीयरेंस क्या हो जाएगा, माइनस का 1/3 dA by dt। माइनस क्यों लगाया, क्योंकि रिएक्टेंट डिक्रीज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब टाइम के साथ साथ रिएक्टेंट घटता जा रहा है। ठीक है, ऐसी प्रोडक्ट को अगर मैं दिखाऊंगी तो प्लस का 1/2 dB by dt। तो ये मेरे पास एक जनरल सी फॉर्म आ गई किसकी,
जिसमें मैंने दिखाया कि रिएक्टेंट डिक्रीज हो रहा है टाइम के साथ साथ एंड आपका प्रोडक्ट बढ़ रहा है। तो यहाँ से अगर मैं डीवी बाई डी टी की वैल्यू को फाइंड आउट करूँ तो 2 को मेरे को इधर भेजना पड़ेगा। तो डीवी बाई डी टी किसके बराबर आया है, यहाँ से देखो -2/3 डी ए बाई डी टी। कितना आया, -2/3 डी ए बाई डी टी। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऐसा सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो कि कौन सा है भाई, बी वाला। ये वाला देखो -2/3 डी ए बाई डी टी, ये हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 का, जो कि क्या है, बी वाला। ठीक, तो थर्ड करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी वाला। उसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे कि इन अ रिएक्शन, एक रिएक्शन के अंदर जो इनिशियल कंसेंट्रेशन है किसी भी रिएक्टेंट की वो इंक्रीज हो जाती है 4 फोल्ड। मतलब कोई भी ऐसे आप मान लो रेट है, रेट को आप कैसे दिखाते हो रिएक्शन की, R इक्वल्स टू के इंटू ए की पावर एन। एन ये ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन है जो मेरे को भी नहीं पता वो कितना है। ठीक है, ये आपकी क्या है, कंसेंट्रेशन है रिएक्टेंट की, ये रेट है, ये रेट कांस्टेंट है। तो क्या पूछा कि किसी भी रिएक्शन के अंदर जो इनिशियल कंसेंट्रेशन है रिएक्टेंट की वो मैंने 4 गुना कर दी। कितनी कर दी, वो मैंने 4 गुना कर दी, मतलब ए से 4a कर दी। तो कह रहे हैं कि जो रेट हो गया ना वो 16 टाइम्स हो गया इनिशियल वैल्यू के, मतलब रेट कितना हो गया मेरा, 16 टाइम्स। अब आप देखो ये 4 16 कब बनाएगा, 4 का 16 कब बनेगा, जब मैं n की वैल्यू कितनी रखूंगी, अगर मैं n की वैल्यू 1 रखूंगी तो क्या हो जाएगा, अगर देखो मैं n की वैल्यू 1 रख दूं तो 4 का तो 4 ही रहेगा, तो ये तो नहीं होएगा। अगर मैं n की वैल्यू कितनी रख दूं, 2 रख दूं, तो 4 4 जा कितना हो जाएगा, 16। कितना हो जाएगा, 16। ठीक है, कितना हो जाएगा भाई, 16 हो जाएगा। अब देखो इस रेट को इसके साथ कंपैरिजन करो, तो ये वाला जो रेट है फर्स्ट वाला और ये देखो सेकंड वाला, तो सेकंड वाला रेट जो है वो 16 टाइम्स है किसके, इस इनिशियल वाले के। ठीक है, तो मैं n की वैल्यू कितनी रखूं, तो मैं n की वैल्यू 2 रखूं, मतलब जो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन है अगर मैं उसको 2 करती हूँ, जो इनिशियल कंसेंट्रेशन है ना रिएक्टेंट की, ठीक है, वो 4 फोल्ड होने के बाद ना 16 टाइम्स हो जाती है किसके, इनिशियल वैल्यू के। तो अगर ये फर्स्ट था और ये सेकंड था, मैं दोनों में कंपैरिजन करो फर्स्ट और सेकंड में, तो सेकंड जो है ना वो फर्स्ट के 16 टाइम्स है। कब, जब n की वैल्यू 2 है, मींस जो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन है वो कितना है, 2 है। ठीक है जी, तो फोर्थ का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ए वाला। बता दो इतनी सी बात आप लोगों को मेरी समझ आई क्या, फोर्थ का करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए वाला। ठीक, उसके बाद अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे, जो कि पूछा है कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट क्या होता है, कैटलिस्ट वो होते हैं जो किसी भी रिएक्शन के रेट को बढ़ा देते हैं बाय डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। मतलब कि एक्टिवेशन एनर्जी का जो बैरियर होता है ये, इसको डिक्रीज कर देते हैं एंड द रेट ऑफ द रिएक्शन बढ़ा देते हैं, उसको बोलते हैं कैटलिस्ट। ठीक है, तो पढ़ो कैटलिस्ट क्या है, इंक्रीजेस द वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन। बिल्कुल ठीक है, वेलोसिटी बोलूं या मैं रेट बोलूं, ठीक है। कैटलिस्ट क्या होते हैं, कैटलिस्ट वो होते हैं जो किसी भी रिएक्शन के रेट को बढ़ा देते हैं या फिर वेलोसिटी को बढ़ा देते हैं। तो रेट बोलूं या मैं बोलूं वेलोसिटी, तो फिफ्थ का तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए वाला। डिक्रीजेस द एनर्जी, एनर्जी नहीं, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करते हैं, एनर्जी नहीं करते, एक्टिवेशन एनर्जी को करते हैं। और एक्टिवेशन एनर्जी वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जो किसी भी रिएक्टेंट को चाहिए इसमें कन्वर्ट होने के लिए, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए। ठीक है, तो एनर्जी बोलना तो बिल्कुल गलत है ना, एक्टिवेशन एनर्जी बोलना सही था। हैज नो इफेक्ट ऑन द एनर्जी, भाई क्यों, एक्टिवेशन एनर्जी पे तो इफेक्ट होता है। इंक्रीज और डिक्रीज द एनर्जी ऑफ द रिएक्शन, यानी नहीं ऐसा कुछ नहीं है कि इंक्रीज और डिक्रीज है, बस एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है। ठीक है, आई बात समझ, और रिएक्शन के रेट को बढ़ा देता है या फिर वेलोसिटी को बढ़ा देता है। तो फिफ्थ का करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाना है, ए वाला। ठीक, अब आज क्वेश्चन नंबर 6 में, जिसमें क्या पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, यहाँ से कौन सी बात सही है। तो रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज विद पैसेज ऑफ टाइम एज द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट डिक्रीजेस, कि रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होता जाता है टाइम के साथ साथ जैसे जैसे कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की घटती है। तो एक चीज आप लोगों ने पढ़ी भी होगी कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर होता है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट बाय टाइम टेकन। क्या होता है, बाय टाइम टेकन। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, डिसअपीयरेंस होना रिएक्टेंट का विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो रेट ऑफ रिएक्शन होता है। तो यहाँ पे यही तो बोला है कि रेट ऑफ रिएक्शन का घटना टाइम के साथ साथ जैसे जैसे कंसंट्रेशन घटती है किसकी, रिएक्टेंट की। ठीक है, तो सिक्स्थ का करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए वाला। रेट ऑफ रिएक्शन इज सेम एट एनी ड्यूरिंग, ना ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होता। रेट ऑफ रिएक्शन कब सेम होती है, किसी भी टाइम पे। रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर चेंज, नो। रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज विद इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ, नो। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, सिक्स्थ का ए वाला। आई बात समझ, ठीक है। उसके बाद अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पे। अच्छा देखो मैंने ना थोड़ी सी स्पीड इसलिए बना ली क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग
ये देखिए कि बस 20 एमसीक्यू करा रही है 30 मिनट में, 40 में, 50 में, तो आप लोग शायद डर रहे हो, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को अल्टीमेटली जो 60 से 70% बच्चे हैं उनको बस अल्टीमेटली क्या है कि एमसीक्यू देखो, सीधा उसका आंसर दो। ये बीच की जो आप ये बातें करती हो उनको छोड़ दो, मतलब ये जो समझाने वाला एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट है इसको कम कर दो। मतलब मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अगर आप किसी भी टॉपिक को पढ़ते हो तो उसको ढंग से पढ़ो, बट अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है, ठीक है, कि थोड़ा सा मैं स्पीड बढ़ाऊं, तो मैं अब स्पीड बढ़ा के ही पढ़ा रही हूँ, ताकि 20 से 25 मिनट में आपकी ये टॉप 20 एमसीक्यूज वाली सीरीज खत्म हो जाए पूरी, ठीक है। मतलब भले ही आप लोगों को कम समझ आ रहा है, बट आप लोगों की इच्छा का तो हो रहा है ना कि जल्दी जल्दी कराओ, ठीक। अब देखो 7th का कि 4 alternatives आर गिवन इन ईच पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, सिलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव एंड राइट इट। तो 7th का क्या है, द यूनिट ऑफ द रेट एंड द रेट कांस्टेंट इज सेम फॉर विच ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। यूनिट ऑफ रेट एंड रेट कांस्टेंट, कौन से ऑर्डर के लिए जो यूनिट होगी रेट की और रेट कांस्टेंट की वो सेम होगी, कौन से ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन के लिए ऐसा होगा, तो ऐसा होगा किसके लिए, जीरो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन के लिए, जो कि कितनी होगी, मोल, लीटर इनवर्स एंड सेकंड इनवर्स। तो सेकंड मोल, लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स, तो जो रेट और रेट कांस्टेंट की वैल्यू सेम होती है वो किसके लिए होती है, जीरो ऑर्डर के लिए। किसके लिए, जीरो ऑर्डर के। कैसे दिखाते हैं जीरो ऑर्डर को, आर इक्वल टू के इंटू ए की पावर एन और आर इक्वल टू के इंटू ए की पावर 0, और ए की पावर 0 इज 1, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाती है, के। तो देखो आर किसके बराबर है, के की है, कौन से केस में, जीरो ऑर्डर में। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में जो रेट है और रेट कांस्टेंट है वो एक दूसरे के क्या है, बराबर है। कौन से केस के अंदर हुआ ऐसा, जीरो ऑर्डर के लिए, ठीक। तो 7th का करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ए वाला। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, द वैल्यू ऑफ द रेट कांस्टेंट ऑफ द सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये जो वैल्यू होती है रेट कांस्टेंट की, किसकी, रेट कांस्टेंट की, के की, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए वो क्या होती है, तो देखो वो डिपेंड करती है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स प्रेजेंट इन द स्मॉल अमाउंट। जो वैल्यू होगी रेट कांस्टेंट की सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए वो डिपेंड करेगी किसके ऊपर, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के जो प्रेजेंट है किसमें, स्मॉल अमाउंट में। सबसे पहले तो देखो कि सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस होती क्या है। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वो केमिकल रिएक्शन होती है जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ द वन रिएक्टेंट। किसके ऊपर डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन ऑफ वन रिएक्टेंट के। किसके ऊपर डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन ऑफ वन रिएक्टेंट के, और जो कि प्रेजेंट होता है किसमें, स्मॉल अमाउंट में। किसके ऊपर डिपेंड करता है, जो कि अमाउंट होगा स्मॉल अमाउंट में। लेकिन जो कंसंट्रेशन होगी दूसरे वाले रिएक्टेंट की उसका कोई इफेक्ट नहीं होता, और वो दूसरा जो प्रेजेंट होगा वो किसके अंदर होगा, एक्सिस के, ठीक है। तो जो वैल्यू होती है रेट कांस्टेंट की वो डिपेंड करती है कंसंट्रेशन कितनी है रिएक्टेंट की जो कि प्रेजेंट है किसमें, स्मॉल अमाउंट में। अगर मैं इसका एग्जांपल भी समझाऊं तो इसका एग्जांपल है हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, जैसे कि CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5। अगर मैं हाइड्रोलिसिस करूंगी ना इस एस्टर का एसिड की प्रेजेंस में, तो ये देगा CH3 COOH प्लस C2H5OH, ठीक है। ये अब एक चीज यहां से देखना, क्या कि जो रेट है रिएक्शन का वो किस बात के ऊपर डिपेंड करेगा, जो रेट ऑफ रिएक्शन है ना वो किस बात के ऊपर डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा कि इसकी कंसंट्रेशन कितनी है एस्टर की, किसकी, इस एस्टर की कंसंट्रेशन कितनी है वो इस बात के ऊपर डिपेंड करेगा। क्यों, क्योंकि वाटर तो हमने यहाँ पे किसमें लिया है, एक्सेस में। वाटर किसमें लिया है, एक्सेस में, ये है स्मॉल अमाउंट में। और रेट ऑफ जो रेट कांस्टेंट की वैल्यू है वो किस बात के ऊपर डिपेंड करेगी कि कंसंट्रेशन कितना है इस रिएक्टेंट का, जो कि ये स्मॉल अमाउंट में है, ना कि इसका जो एक्सेस में है। तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो जो रेट होगा वो किसके बराबर होगा, के इंटू एस्टर की कंसंट्रेशन और इंटू किसकी, वाटर की, किसकी, वाटर की, और जो कि क्या है एक्सिस में, इसलिए हम इसको लिखते हैं यहाँ पे 0, जिसको अप्रोक्सीमेट हम 1 मान लेते हैं। तो रेट किसके ऊपर डिपेंड करता है, सिर्फ एस्टर के कंसंट्रेशन के। तो वैल्यू जो होगी रेट कांस्टेंट की किसी भी सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की वो डिपेंड करेगी कि कंसंट्रेशन उस रिएक्टेंट की कितनी है, ठीक है, कंसंट्रेशन उस रिएक्टेंट की कितनी है जो कि प्रेजेंट है स्मॉल अमाउंट में, ना कि जो एक्सिस में है, ठीक है। तो एक्सिस वाले के ऊपर ये बात डिपेंड नहीं करती। आई बात समझ। तो हमेशा ये बात हम याद रखेंगे कि जब भी सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात करेंगे तो उसमें एक की कंसंट्रेशन बहुत हाई होगी एक्सिस में और एक की क्या होगी, स्मॉल, और जिसकी स्मॉल होगी उसी के ऊपर रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या करेगी, डिपेंड करेगी। तो 8th का करेक्ट ऑप्शन है हमारा ए वाला, ठीक। उसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 पे कि फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ए नोट क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन, आफ्टर द टाइम टी कंसंट्रेशन इज ए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो फर्स्ट ऑर्डर के जो एक्सप्लेनेशन होती है वो क्या होती है, ए इक्वल्स टू ए नॉट इंटू ई रेज़ टू पावर माइनस के टी। जैसे जीरो ऑर्डर के लिए क्या होती है, ए इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए
ए इक्वल टू ए नॉट इंटू ई रेज टू द पावर माइनस के टी, और सेकंड ऑर्डर के लिए होते हैं 1/a इक्वल्स टू 1/a नॉट प्लस के टी। तो आपको तीनों यहाँ से याद रखनी है। यहाँ पे बाय चांस पूछ ले इन्होंने फर्स्ट, क्या पता आपसे कल को 0 का पूछ ले या फिर किसका पूछ ले, सेकंड का पूछ ले। ठीक है, आई बात समझ। तो 9th का करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, बी वाला। ठीक, उसके बाद है जो क्वेश्चन नंबर 10th पे कि जो वैल्यू, जो हाफ लाइफ पीरियड है किसी भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का वो 400 सेकंड है, तो उसकी इट्स वेलोसिटी कांस्टेंट विल बी, तो उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट कितनी होगी। ठीक है, तो देखो फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो रिलेशन होता है ना टी हाफ का, वो होता है टी हाफ इक्वल टू 0.693/k। अब इन्होंने क्या पूछा है, क्या निकाल दो, वेलोसिटी कांस्टेंट। तो ये जो रेट कांस्टेंट है इसी का नाम क्या है, वेलोसिटी कांस्टेंट। मतलब इन्होंने पूछा आपसे आप के निकाल दो, तो यहां से निकाल दो के, तो के किसके बराबर हो जाएगा 0.693/टी हाफ, और टी हाफ की वैल्यू आपको दे दी, कितनी है 400 सेकंड। तो करो जरा इसको सोल्व, तो सोल्व करोगे तो आएगा 0.00173 विच इज इक्वल्स टू 173 इंटू 10⁻⁻3, जो कि कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए। तो 10th का कौन सा हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन इज ए। ठीक, तो ठीक है ना। तो अब इतना आया समझ। अब अगर मैं बात करूं, देखो क्वेश्चन नंबर किसकी 11th की, इसमें क्या पूछा है कि ड्यूरिंग द डिकम्पोजिशन ऑफ एन एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, कि जब भी डिकम्पोजिशन होगा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का तो क्या होगा। देखो समझो ये क्या है कि डिकम्पोजिशन होगा, देखो जब भी आपस में ना दो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स कोलाइड करते हैं, जब भी रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स कोलाइड करते हैं एक दूसरे के साथ, तो वो फॉर्म कर देते हैं एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स को। किसको फॉर्म कर देते हैं, वो एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स को। अब ये जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स यहाँ से बना, इसकी एनर्जी हाईएस्ट होती है अमंग रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। तो इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होती है किससे, रिएक्टेंट से भी और प्रोडक्ट से भी। और जब ये डिकम्पोज होता है हमें क्या देने के लिए, प्रोडक्ट देने के लिए, तो हमेशा ये एनर्जी को क्या करता है, रिलीज आउट, एनर्जी को क्या करता है, रिलीज करता है, और स्टेबिलिटी को प्रोडक्ट की बढ़ा देता है। ठीक है, तो एनर्जी क्या होती है, यहाँ से रिलीज होती है। तो हमने एक फिनोमिना पढ़ा कि जब भी दो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करेंगे वो एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना लेंगे, जो कि जिसकी एनर्जी क्या होगी, हाईएस्ट होगी। लेकिन जब ये फर्दर ब्रेकआउट होकर प्रोडक्ट हमें देगा तो वहां से एनर्जी क्या करेगा, रिलीज। तो एनर्जी क्या होती है, ऑलवेज रिलीज। ठीक, ऑलवेज एब्जॉर्ब डज नॉट चेंज, ये बात बिल्कुल गलत है। अब रिएक्टेंट्स में भी फॉर्म्ड, ठीक है, ऐसा तो हमें यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा, दिख क्या रहा है कि जब भी डिकम्पोजिशन होगा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का तो एनर्जी वहां पे क्या होगी, रिलीज होगी। क्यों, क्योंकि दो मॉलिक्यूल्स कोलाइड करेंगे, कोलाइड करके एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स देंगे जिसकी एनर्जी हाईएस्ट होगी, वो टूट के फिर से कोई प्रोडक्ट देगा जो कि एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा, क्योंकि प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। और जब इसकी एनर्जी देखो ज्यादा है और इसने प्रोडक्ट दिया जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, अब स्टेबिलिटी ज्यादा कब होगी, जब इसकी एनर्जी कम होगी। तो यहाँ पे तो एनर्जी ज्यादा थी, यहाँ पे कम क्यों हुई, क्योंकि इसने कुछ एनर्जी क्या कर दी, रिलीज कर दी। क्या कर दी, रिलीज। तो 11th को करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ए वाला। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 12th की रेट ऑफ द रिएक्शन ए प्लस बी से जा रहा है प्रोडक्ट, हमें इस इक्वेशन ने दिया। अगर बी को आपने लार्ज एक्सिस में ले लिया तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होगा, अगर बी को मैंने लार्ज एक्सिस में ले लिया, ठीक है, तो रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होगा, किसके ऊपर डिपेंड करेगा, बस इसी के तो करेगा। तो आर इक्वल टू किसके बराबर होगा, फिर सिर्फ आर जो होगा ना वो सिर्फ के इंटू ए के बराबर होगा। और मतलब ए क्या है, यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, तो ए की पावर कितनी है, 1 है, तो मतलब ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, आई बात समझ। तो 12th का करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी वाला। अब देखो क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा है कि द स्लोप इन द प्लॉट ऑफ ln ऑफ r वर्सेस टाइम फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज। अब यहां से देखो अगर मैं ln r वर्सेस टाइम के बीच का प्लॉट बनाऊं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए तो वो कितना होगा। देखो आप फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को कैसे दिखाते हो, r इक्वल्स टू के इंटू आर की पावर 1, ये यहाँ पे r नोट ले लो। ठीक है, तो और क्या क्या लिख सकते हो, रेट किसके बराबर भी होता है, माइनस डी आर बाई डी टी इक्वल टू के इंटू आर की पावर 1, मतलब मैं इसको ऐसे लिख दू r नोट, इस r को इसके नीचे भेज दो, डी आर बाई आर नोट इक्वल्स टू के डी टी, या मैं लिख सकती हूँ डी आर बाई आर नोट इक्वल टू माइनस का के डी टी। अब इंटीग्रेशन कर दो दोनों साइड तो क्या हो जाएगा, ln ऑफ r माइनस का ln ऑफ आर नोट इक्वल टू माइनस का के टी। ठीक है, और ln ऑफ r किसके बराबर हो गया, ln ऑफ आर नोट माइनस का के टी। तो ये मेरे पास एक इक्वेशन आई निकल के, देखो फर्स्ट ऑर्डर के लिए। अब मुझे क्या बताना है, स्लोप क्या होगा ln ऑफ r वर्सेस टाइम के बीच में, मतलब इसके और इसके बीच में। तो मैं इस इक्वेशन को कंपेयर कर लूं किसके साथ, स्ट्रेट लाइन के साथ, जो कि क्या है y इक्वल टू सी प्लस एम एक्स। अब y एक्सिस पे है ln r, x एक्सिस पे t है, तो m की वैल्यू कितनी बची यहाँ से, माइनस के। कंपेयर करो, m की वैल्यू कितनी बची, माइनस के बची।
तो क्या पूछा इन्होंने, स्लोप पूछा, m पूछा, तो m कितना है, m कितना है, माइनस की है। तो 13 का करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी वाला। बताओ इतनी बात समझ आएगा, कौन सा होगा, बी वाला। ठीक है, उसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14 पे कि अरेनियस इक्वेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली एज। अरेनियस इक्वेशन क्या है, k इक्वल टू a इंटू ई रेस टू पावर माइनस ई ए बाय आर टी। और अगर मैं इसको ln की फॉर्म में खोलूं, ln ऑफ k इक्वल टू ln ऑफ a माइनस ई ए बाय आर टी। अब इन्होंने देखो ग्राफ बनाया ln ऑफ k वर्सेस 1 बाय t के बीच में। ठीक है, तो अगर मैं इसको फिर से कंपेयर करूं y इक्वल टू सी प्लस एम एक्स के साथ, y एक्सिस पे क्या है ln k, x एक्सिस पे क्या है 1 बाई टी, कितना है 1 बाई टी। तो यहाँ से c की वैल्यू कितनी आई ln a, m की वैल्यू कितनी आई माइनस ई ए बाई आर, यही आई ना। अब पढ़ो अपना सवाल, क्या पूछा कि इंटरसेप्ट कितना है, इंटरसेप्ट क्या होता है c की वैल्यू कितनी है ln ऑफ a, यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, इनमें तो है ही नहीं। और m की वैल्यू कितनी है माइनस ई ए बाई आर, इसमें है ई ए बाई आर, ये भी नहीं है, तो माइनस ई ए बार इसमें है ई ए बाई आर। तो 14 का करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी वाला, ln ऑफ a और माइनस ई ए बाई आर। तो ये क्या है इंटरसेप्ट, ये क्या है स्लोप। ठीक है, आई बात समझ। उसके बाद अब आप लोग आ जाओ क्वेश्चन नंबर 15 पे, किस पे, क्वेश्चन नंबर 15 पे, जिसमें क्या पूछा कि ऑर्डर किसी भी रिएक्शन का एप्लीकेबल हो सकता है एलिमेंट्री पे भी एज वेल एज कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस पे की। कि जो ऑर्डर है रिएक्शन को एप्लीकेबल हो सकता है चाहे वो रिएक्शन एलिमेंट है चाहे वो रिएक्शन कैसी है कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, सॉरी कॉम्प्लीमेंट्री कह रही हूँ। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन एप्लीकेबल है एलिमेंट्री में भी और कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस में भी, तो बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात, रीजन क्या बोला कि फॉर द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मोलिकुलरिटी हैज नो मीनिंग, कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस में मोलिकुलरिटी का कोई मतलब नहीं होता, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। भाई देखो सुनो कि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन एप्लीकेबल है एलिमेंट्री में भी और कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस में भी, ठीक है। रीजन जो है ना फॉर द कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस और कॉम्प्लेक्स फॉर क्या पूछा कि रीजन में फॉर द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मोलिकुलरिटी हैज नो मीनिंग, मतलब कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के लिए मोलिकुलरिटी का कोई मीनिंग नहीं होता। तो बात तो बिल्कुल ठीक है, मतलब असर्शन भी ठीक है रीजन भी ठीक है, लेकिन इस रीजन का जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है फॉर दी असर्शन, मतलब रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है किसके लिए, असर्शन के लिए। तो असर्शन रीजन सही है बट आप लिखोगे रीजन इज नॉट दी करेक्ट एक्सप्लेनेशन, मतलब रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है फॉर दी असर्शन। ठीक, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16, तो 15 का क्या है ये ऑप्शन। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16 जिसमें क्या पूछा कि ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन आर ऑलवेज सेम, कि जो ऑर्डर है या मोलिकुलरिटी है किसी भी रिएक्शन की वो हमेशा सेम होगी, तो ऐसा तो नहीं है बिल्कुल भी। ऑर्डर अलग चीज है, ये एक एक्सपेरिमेंटल डेटा है, ये थ्योरेटिकल डेटा है, तो बिल्कुल गलत है। असर्शन बिल्कुल गलत है क्योंकि ऑर्डर और जो मोलिकुलरिटी है वो हमेशा सेम नहीं हो सकती, बाय चांस होगी वो अलग बात है, लेकिन ऑलवेज ये क्या है गलत। अब रीजन देखो कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस इन्वॉल्व अ सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शंस एंड द स्लोवेस्ट स्टेप इज द आरडीएस मींस रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस जो होती है ना उनके अंदर सीक्वेंस होती है किसकी, एलिमेंट्री रिएक्शंस की, और जो स्लोवेस्ट स्टेप है हमारा वो होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के अंदर छोटी छोटी एलिमेंट्री रिएक्शंस होती हैं और उसमें से जो सबसे स्लोवेस्ट स्टेप होता है वही हमारा क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो असर्शन तो गलत है भाई बट रीजन इज योर ट्रू। ठीक है, तो 16th का ये हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर देखो आप 17th, यहाँ पे ये क्या हो रहा है, ये क्या है एस्टर। अभी ऊपर भी मैंने बताया था हाइड्रोलिसिस हो रही है एस्टर की, किस टाइप की रिएक्शन है, सूडो यूनिमोलिकुलर, बताया अभी ऊपर समझाया कि इसमें वाटर तो होता है हमारा एक्सेस में, ये होता है स्मॉल अमाउंट में। ठीक है, इसलिए जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड करता है एस्टर की कंसंट्रेशन के ऊपर, ना कि वाटर की। तो ये क्या होता है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन या फिर सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। आई बात समझ। उसके बाद अब देखो रेट निकालना है आपको एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन का। ये मैंने एक रिएक्शन ले ली हाइपोथेटिकल, इसमें आपको क्या निकालना है ऑर्डर। कैसे निकालोगे आप ऑर्डर इस हाइपोथेटिकल का, ए की पावर 1/2 1/3 1/4, कुछ नहीं करना। ऑर्डर निकालने के लिए सारों की पावर्स को ऐड कर दो, 1/2 1/3 1/4। ठीक है, 2 3 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा लेके बता दो, क्योंकि कुछ लोगों तो कुछ मतलब बाय वाले बेचारे इतने सीधे बच्चे होते हैं कि उनको पता नहीं होता है ना उनके लिए। तो 2 1 2 3 का 3 2 2 4, फिर से 2 से चला दो और फिर 3 से चला दो, 2 2 4 3 जा कितना हो गया 12 12। अब 2 6 जा 6 प्लस 3 4 जा प्लस 4 3 जा, तो कितना हो गया 13/12, कितना आ गया
13/12, जो कि कौन सा ऑप्शन है, डी वाला। बिल्कुल सिंपल था, इसमें तो मैथ्स ही थी, मैथ्स वालों के मजे बाय वाले रोने लग जाएंगे, है ना। तो चलो भाई ये हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 19 कह रहे हैं कि ग्राफ रिप्रेजेंट कर दो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। अब जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, A इक्वल टू A नोट माइनस KT, यही होती है। अब कौन सा बताओ ग्राफ ठीक है। देखो y इक्वल टू C प्लस MX के साथ स्ट्रेट लाइन के साथ आप इसको कंपेयर कर दो। अब ग्राफ किसके बीच में बन रहा है, y एक्सिस पे क्या है, हमेशा सब में A है, और x एक्सिस पे क्या है, T है, ठीक है। तो C की वैल्यू कितनी आई, A नोट, कितनी आई, A नोट, M की वैल्यू कितनी आई, माइनस K। तो यहाँ से इंटरसेप्ट देखो कितना है, A नोट, और M की वैल्यू कितनी है, माइनस K। M की वैल्यू माइनस K है, मतलब कि जो स्लोप होएगा मेरे ग्राफ का वो क्या होएगा, डिक्रीजिंग। तो यहाँ पे देखो स्लोप है कांस्टेंट, गलत, इंक्रीजिंग गलत, कांस्टेंट देन इंक्रीजिंग गलत, लेकिन ये वाला देखो क्या है, डिक्रीजिंग स्लोप है। कैसा है, डिक्रीजिंग। तो 19th का करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी, फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। आई बच्चों इतनी बात समझ, ठीक है। उसके बाद अब क्वेश्चन नंबर आ जाओ 20 पे, कि इन द अरेनियस इक्वेशन में k इक्वल्स टू a इंटू e की पावर माइनस e बाई आर टी है, और इसमें ये जो क्वांटिटी है ना एक्सपोनेंशियल वाली, इज रिफर्ड एज, इसको हम क्या बोलते हैं, इस क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं। तो कुछ बच्चे लगा देंगे एक्टिवेशन फैक्टर, कुछ लगा देंगे फ्रीक्वेंसी फैक्टर, लेकिन कोई भी नहीं लगाएगा बोल्ट्जमैन फैक्टर। बट ये क्या होता है, बोल्ट्जमैन फैक्टर होता है, क्योंकि ये रिप्रेजेंट करता है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, फ्रैक्शन ऑफ कोलिजन्स। ये क्या है, ये फ्रैक्शन ऑफ कोलिजन है जिनके पास इनफ एनर्जी होती है ओवरकम करने के लिए एक्टिवेशन बैरियर को। ये क्या होता है, ये वो फ्रैक्शन ऑफ कोलिजन है जिसके पास इनफ एनर्जी होगी ओवरकम करने के लिए किसको, एक्टिवेशन बैरियर को। वो तो क्या होगा, बोल्ट्जमैन फैक्टर। के क्या है हमारा, ये कांस्टेंट है यहाँ पे, लेकिन जो ए है वो है, ए क्या है यहाँ पे, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। ए को क्या बोलते हैं हम, क्योंकि क्या पता कल को आपसे यही पूछ ले। ए क्या है, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर है, इसी का नाम है स्टेरिक फैक्टर भी। क्या है ये, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर है, यही स्टेरिक फैक्टर है, ठीक है। और ये क्या रिप्रेजेंट करता है, रेट किसका, मोलिकुलर कोलिजन्स का किसी भी केमिकल रिएक्शन में। ये बताएगा किस रेट से मोलिक्यूल्स कोलाइड हो रहे हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर, कौन बताएगा, ए बताएगा फ्रीक्वेंसी, ये आपका प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर या स्टेरिक फैक्टर। लेकिन बोल्ट्जमैन फैक्टर जो होता है e की पावर माइनस ई बाई आर टी, ये बताता है फ्रैक्शन ऑफ कोलिजन्स, ठीक है। ऐसे कितने फ्रैक्शन ऑफ कोलिजन है जिनकी एनर्जी इनफ है कि वो ओवरकम कर जाए किसको, एक्टिवेशन बैरियर को किसी भी गिवन टेम्परेचर के ऊपर। तो भाई डिफरेंस समझो, ए के बीच में और ई की पावर माइनस ई बाई आर टी के बीच में। ये क्वेश्चन मैंने उठाया क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मेरे को लगा कि ये बिल्कुल आप लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसलिए 20 का ऑप्शन हो जाएगा ए वाला। बट अगर ये लोग आपसे इसके बारे में पूछेंगे ए के भी, तो आप लोग बता दोगे क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है, ठीक है भाई। तो आज के वीडियो में करते हैं इतना ही, तो अब मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें इसके बाद हम करेंगे डी एंड एफ ब्लॉक के ऐसे ही टॉप 20 एमसीक्यूज। तो आप लोग अगर अब तक यहाँ तक टिके हुए हैं भाई, तो आपको समझ तो आ रहा है, तो वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, फर्दर वीडियो को शेयर भी कर दो, ठीक है, जहां तक आप लोग कर सकते हो। ऐसे मुझे सपोर्ट करते रहो, उसके लिए थैंक यू सो मच। देखो जितने लोग भी जुड़े हुए हैं, चाहे भले ही वो 160 सब्सक्राइबर है, कोई बात नहीं, 160 में से अगर आप लोग 160 के 60 यहाँ से पढ़ के कुछ कर रहे हो या पास हो रहे हो, तो मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात है। भीड़ जुड़ेगी, जब जुड़ेगी तब देख लेंगे। फिलहाल जितने हो उतने पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, ठीक है, अच्छे से पढ़ो और अपना ऐसे ही तैयारी करते रहो। टेंशन की कोई बात नहीं है, बोर्ड्स के एग्जाम है, ठीक है, बट कोई इतनी बड़ी चीज भी नहीं है कि आप लोग नहीं कर पाओगे। बस अपने ऊपर विश्वास रखो, आप लोग कर सकते हो, ठीक है। तो इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।